नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। कला, संस्कृति, साहित्य और संगीत के इस अनूठे संगम में जश्न जबा में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वागत करता हूं मंच पर उपस्थित हमारे दोनों अतिथि आदरणीय पद्मश्री भारती बंधु जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मैं स्वागत करता हूं हमारे अतिथि आदरणीय गिरीश पंकज जी का। वैसे हमारे बीच उपस्थित दोनों अतिथि वक्ता किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी औपचारिकता पूरा करते हुए मैं एक बार परिचय देना चाहूँगा। आदरणीय पद्मश्री भारती बंधु, जिनका नाम पूरे देश विदेश में कबीर एवं सूफी गायन के लिए जाना जाता है, ये अपने आप में एक खोज है। आप जब छत्तीसगढ़ के बाहर जाएंगे और कभी कबीर के विषय पर चर्चा निकलेगी, तो चाहे वो भारत हो या विश्व का कोई भी देश हो, उसमें भारती बंधु जी का जिक्र जरूर होगा। ये उनकी पहचान है और ये उनका परिचय है। सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं परिचय देना चाहूँगा औपचारिकता पूरी करते हुए आदरणीय श्री गिरीश पंकज जी का। देश में एक राही रैंकिंग हुई थी। इस राही रैंकिंग में 100 सर्वश्रेष्ठ साहित्यकारों का नाम शुमार था। यह गौरवशाली क्षण था छत्तीसगढ़ के लिए कि हमारे प्रदेश के वरिष्ठ साहित्यकार गिरीश पंकज जी का उसमें नाम था, और वो भी डॉक्टर कुमार विश्वास जी और गुलजार साहब के ऊपर, उस क्रम के ऊपर। ये इनकी पहचान है। 100 से ज़्यादा किताबें लिखी है इन्होंने, और इसके साथ व्यंग को लेकर आपके समय समय पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं पर आपके आलेख पढ़ने को मिलते हैं। सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। इस परिचर्चा की शुरुआत करते हैं। हम अब तक कहाँ पहुँचे हैं, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। सर, मैं सबसे पहला इस परिचर्चा की शुरुआत करता हूँ। मैं आदरणीय भारती बंधु जी से जानना चाहता हूँ कि सूफी गायन को लेकर पहले जो रुझान था लोगों का और आज की इस युवा पीढ़ी का जो रुझान है, उसमें कितना अंतर देखते हैं आप? साहेब, नमस्कार, वंदे मातरम। आपका सवाल है कि पहले भक्ति संगीत, सूफी संगीत कैसा था और आज युवाओं के बीच में कैसा है। पहले भी बहुत अच्छा था और आज के युवा बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनमें कमी है। आज के युवा बहुत मेहनती हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत अच्छा करते हैं। सिर्फ एक चीज़ की कमी है, सब्र नहीं है उनमें। थोड़ी सी इस बात की कमी है कि बहुत जल्दी मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये मच कर लूँ, वो मच कर लूँ और नेशनल इंटरनेशनल हो जाऊँगी। आप देखिए, गिरीश भाई को मैं जानता हूँ, बचपना से जानता हूँ। छत्तीसगढ़ में साहित्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने का काम एक अकेला शख्स गिरीश भाई हैं, उसके बाद बाकी लोगों ने किया है। इसके बाद इन्होंने जो रास्ता दिखाया, ये चलते रहे, ये रुके नहीं। हमारे युवाओं में बहुत ऊर्जा है, खास करके छत्तीसगढ़ में बहुत प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन सिर्फ ये दो चीज़ है जो मैं आमतौर पे देखता हूँ कि उसमें सब्र नहीं है। और अगर इस मंच से मेरी बात उन तक पहुँच सके, अगर आप दो चीज़ ईमानदारी से घेरे बांध लें, सब्र और नम्र, ये दो बातें अगर आपके पल्ले बांध लेते हैं, तो आपको दुनिया के कोई भी मंच मिलने से आपको रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। ये मेरा अपना तजर्बा बता रहा हूँ। आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन यही अफसोस कि आपको थोड़ा सब्र से काम लेना पड़ेगा, बड़ी ईमानदारी से मेहनत करनी पड़ेगी। आप अपने उस्ताद, जो भी मेहनत करते हैं आप, वो अपने उस्ताद को दिखाइए, अपने गुरु को बताइए कि मैंने ये रियाज किया। आप अंधेपन में रियाज मत करिए। आप रियाज कर रहे हैं कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन पता लगा कि वो गलत आपने रियाज कर लिया और आपके जीवन के लिए वो नुकसानदायक बन गया। इस पूरे कार्यक्रम में मैंने देखा, अभी कुछ लड़के लड़कियां अपनी कविता पेश कर रहे थे, अपने गायन पेश कर रहे थे। सिर्फ एक लड़की जो है, उसमें एक नुक्ते की कमी रही, बाकी सबने बहुत अच्छा किया। वक्त
बात का नहीं है, बात की है। बात का नहीं है, बात की है। उसने रवा रवी में या जल्दी जल्दी में, अति उत्साह में उसने बात का कह दिया उसने। ये बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन अगर इसको दुरुस्त नहीं करोगे तो आगे आप कामयाब नहीं हो सकते। क्यों पाठक जी, गलत बोल रहा हूँ मैं? तो बस यही एक कमी है कि हमारे जो युवा हैं थोड़ा सब्र करें और ईमानदारी से मेहनत। देखिए, मेहनत तो गधा भी करता है, लेकिन जीवन भर गधा रहता है वो घोड़ा नहीं बन सकता वो। इसलिए आपको बड़ी ईमानदारी से मेहनत करना है। मेहनत इन द सेंस कि आपको रियाज बहुत अच्छा करना है। आप अगर गायक हैं तो रियाज करिए, अगर आप शायर हैं, लेखक हैं, कवि हैं, तो अपने उस्ताद शायरों से या जो वरिष्ठ हैं उनसे इस्लाह करवाइए। आज भी हम कोई पद गाते हैं तो गिरीश भाई जैसे विद्वान लोगों से, हम 2 4 5 लोग जो ऐसे हमारे अग्रवाल साहब जैसे लोग हैं, बड़े बड़े जो विद्वान लोग बैठे हैं, उनसे हम उससे चर्चा करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इसका क्या मतलब है। 4 जने मिली गढ़ी बनाए, किसी ने भी गाया होगा। यहाँ 4 जने मिली गढ़ी बनाए का क्या मतलब है बताइए? अब किसी ने गा दिया, किसी ने गा दिया, ठीक है, लेकिन क्या मतलब है? 4 जने मिली गढ़ी बनाए, 4 जने मिली खाट उठाएंगे, ये है। अब गढ़ी बनाए का क्या मतलब है? गढ़ का मतलब होता है किला। फूंक दिए जैसे हो रही। तो ये कुछ चीजें ऐसी है कि स्वचिंतन का भी होना जरूरी है। आप उस्ताद से पूछोगे तभी तो बताएगा ना। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ विद्वान नहीं है, आप पूछो तो सही। बड़े शर्म की बात यह है कि आज की जो टैलेंट है, जो युवा हैं या जो भी फनकार हैं, वो किसी से पूछना अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं, अपने आप को शर्म महसूस करते हैं। अरे मैं इतना जानता हूँ, उनसे पूछूंगा मैं ना। मुझको पता लग गया है कि ये रिक्शा वाला कबीर का विद्वान है, तो मैं उसकी 4 मरतबा उसके घर का चक्कर लगाता हूँ। बोले साहब जी इसका क्या मतलब इधर बताइए। ये होनी चाहिए। और जिस दिन युवाओं में ये विनम्रता आ जाए, ये नम्रता आ जाए कि मुझे सीखना है। मैं आज भी विद्यार्थी हूँ, मैं हर कार्यक्रम में सुनने जाता हूँ, देखने जाता हूँ कि मेरे काम की क्या चीज़ है, मैं बटोरता हूँ, उठाता हूँ। हमारे युवाओं में भारी एनर्जी। तो देखिए, मैं एक तुलनात्मक बात कहूँ, जो चीज़ आज हम 20-25 साल, 30 साल, 40 साल पहले जो हम नहीं कर पाते थे 10 साल में, वो आज का जो स्टूडेंट है, आज का विद्यार्थी है, वो 1 महीने में कर देता है। ऊर्जा की कमी नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा तराशने की देरी है। वो हमारे मरहूम रज़ा हैदरी फरमाते हैं कि अश्क हूँ दामने रंगी में सजा लो मुझको, अश्क हूँ दामने रंगी में सजा लो मुझको, खाक में मिलने से बेहतर है बचा लो मुझको। तुम तराशोगे तो पूजेगा ज़माना एक दिन, तुम तराशोगे तो पूजेगा ज़माना एक दिन, मैं अभी राह का पत्थर उठा लो मुझको। ये आप जब तक कि किसी उस्ताद के, किसी गुरु के हाथ में जब तक बिकोगे नहीं ना, ऐसा नहीं है। इसके आगे का शेर सुनिए, तुम तराशोगे तो पूजेगा ज़माना एक दिन, मैं अभी राह का पत्थर उठा लो मुझको। मुझ में मूंगे भी हैं, मुझ में मूंगे भी हैं, मोती भी हैं, ऐ गोता जनो। मुझ में मूंगे भी हैं, मोती भी हैं, ऐ गोता जनो। मैं समंदर हूँ, एक बार खंगा लो मुझको। एहसासी कमतरी नहीं है। छत्तीसगढ़ ऊर्जा से भरपूर है। बस हमारे उस्ताद कहते थे कि तुम्हें एतबारे उल्फत, तुम्हें एतबारे उल्फत जो ना हो सका है अब तक, तुम्हें एतबारे उल्फत जो ना हो सका है अब तक। मैं समझ गया यकीनन अभी मुझ में कुछ कमी है। जिस दिन आपको ये लगे कि नहीं, खामियां मेरी है और खूबियां मेरे उस्ताद की है,
जो आज आपको मंच पर ताली मिले तो ये मान लेना कि ये ताली का हकदार आपका गुरु है, आप उसके हकदार नहीं हो। अगर ये तालियां, ये आपकी वाहवाही अगर आपको मिली है तो ये इसका हकदार आपका उस्ताद है, आपका गुरु है, आपके माता पिता हैं। आप नहीं हो इसके हकदार, आप उसके मुस्तहिक नहीं हैं, और जो खामियां हैं उसके हकदार हैं आप। मैं खामियों का जिम्मेदार हूं मैं, और जो खूबियां हैं वो मेरे गुरुजनों का है। बेहद महत्वपूर्ण सुझाव सर, आपकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। बहुत मतलब आपने विभिन्न दोहे के माध्यम से इसका बहुत खूबसूरती से जवाब दिया। आदरणीय गिरीश पंकज जी से मैं पूछना चाहूँगा कि आप देश विदेश में विभिन्न साहित्य महोत्सव में शिरकत करते हैं, और आज राष्ट्रीय पटल में छत्तीसगढ़ का जो साहित्य है उसका क्या स्थान है? अच्छा सवाल है। उसको कई बार मैं भी सोचते रहता हूँ कि क्या स्थान है। उस स्थान को बनाने की विनम्रतापूर्वक हमारे जैसे कुछ लेखक भी कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय स्तर पर साहित्यिक दृष्टि से भी मैं देख रहा हूँ कि पहचान धीरे धीरे बन तो रही है। लेकिन एक दौर था पारक जब छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी पहचान थी। रायगढ़ में हम जब देखते हैं तो मुकुंदर पांडे वहाँ थे, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जैसा व्यक्ति राजनांदगांव में रहते हुए सरस्वती जैसी कालजयी पत्रिका का 3-3 बार संपादक रहा। इसी बिलासपुर में श्रीकांत वर्मा जैसे लेखक हुए जो राष्ट्रीय क्षितिज पर अपनी पहचान बनाए। रायपुर में विनोद कुमार शुक्ल हैं जिनकी अपनी एक राष्ट्रीय पहचान है। और ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी कमी साधना की कमी है। यहाँ हमारे बड़े भाई बैठे हुए हैं द्वारिका अग्रवाल, वो भी पहले बता दूं कि पहले विशुद्ध रूप से वो मिठाई की दुकान चलाया करते थे, लेकिन उनके अंदर का एक लेखक सक्रिय था। फिर बाद में उन्हें लगा कि अब कुछ नया करना चाहिए, तो फिर उन्होंने साहित्य की दुनिया में कदम रखने की कोशिश की। और आज उनकी भी एक स्थिति पूरे देश के साहित्यिक जगत में हुई है। तो हमारे ऐसे अग्रवाल जी बैठे, तो लगन होनी चाहिए। अगर व्यक्ति में लगन है तो वो निसंदेह आगे बढ़ेगा। और छत्तीसगढ़ में मैं जैसे श्री साईनाथ फाउंडेशन का एक जो आयोजन मैं देख रहा हूँ, उससे मैंने महसूस किया है कि इसके जो संचालक हैं भारती बंधु, आप जानते हैं कि आशीष सिंघानिया जैसा व्यक्तित्व छत्तीसगढ़ को मिला है। मैं कहूँगा कि इसने एक ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश की है कि साहित्यिक प्रतिभाएं उभर के जिन्हें सामने आ रही हैं। तो मैं खुद इस दिशा में साहित्य का विद्यार्थी हूँ। अभी तो मैंने अपने ही लिए एक लाइन कवि लिखी थी, और ये सारी पीढ़ी नई पीढ़ी के लिए समर्पित है। वो पंक्तियाँ एक मुक्तक है कि सृजन का पंथ है लंबा, अभी तो दूर जाना है। भले ही किताबों का शतक हो गया है मेरा, लेकिन मुझे लगता है कि अभी वो चीज़ जो मैं सृजन करना चाहता हूँ उस तक मैं अभी पहुँच नहीं पाया हूँ। तो वो यात्रा जारी रहनी चाहिए। तो सृजन का पंथ है लंबा, अभी तो दूर जाना है। रुके ना पैर मेरे बस यही संकल्प ठाना है। बहुत सी मुश्किलें भी पेश आएंगी, मगर आशीष भुजाओं में है कितना बल, इसे ही आजमाना है। तो ये जो आयोजन मैं देख रहा हूँ रायपुर में पिछले साल हुआ, और इस साल बिलासपुर में हुआ, और मैं कुछ लोगों को सुन रहा था, तो संभावनाओं से बड़ा छत्तीसगढ़ है। ये जो हीरे हैं, जैसा इन्होंने हमारे भारती बंधु ने एक मच्छी के बारे में कहा, तो ये हीरे हैं, भले ही अनगढ़ है कुछ, इन्हें तराशे जाने की ज़रूरत है। और ये जब तराशे जाएंगे तो चमकदार हीरे बन करके पूरे देश के साहित्य मंडल में छा जाएंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पिछले दिनों मैंने भारती भाई एक योजना शुरू की अपने तय की। मैंने तो बहुत कुछ लिखा पढ़ा है, और नई पीढ़ी मुझे अब तैयार करनी है। अजय भाई, अजय पाठक हमारे बहुत अच्छे गीतकार यहाँ बैठे हैं, राजेश दुआ भी हैं, तिवारी जी हमारे मित्र हैं। मुझे लगा कि जो नई पीढ़ी आ रही है उसको जो आगे बढ़ाना चाहिए। तो मुझे बड़ी निराशा हुई जब मैंने अपनी एक परियोजना बनाई कि भाई अब सेल्फी का ज़माना है, लोग सेल्फी अपनी खुद की खींचते हैं, अपने घर परिवार वालों के साथ खींचते हैं। तो मैंने कहा कि मैं नई पीढ़ी को आगे लाना चाहता हूँ। तो मेरी इच्छा है कि जो नई पीढ़ी है वो सामने आए और ये बताए
कि उसने अपनी पूर्ववर्ती पीढ़ी को, अपने पुरखों को कितना पढ़ा है। क्या उसने नागार्जुन को पढ़ा है? क्या उसने मुक्तिबोध को पढ़ा है? क्या उसने निराला को पढ़ा है? अगर वो अपनी सेल्फी के साथ, उस निराला की किताब के साथ, नागार्जुन की किताब के साथ अपनी सेल्फी मुझे भेजे और अपनी रचना भेजे, तो मैं कोशिश करूंगा कि इनकी रचनाओं को मैं प्रकाशित करूं और निःशुल्क प्रकाशित करूंगा। और ये मजे की बात है कि 3 प्रकाशकों के मेरे पास फ़ोन आए, उज्जैन से, भिलाई से, सरस्वती वाले ने भी मुझे फ़ोन किया और दिल्ली के एक प्रकाशक ने किया कि अगर आप किसी भी लेखक को अनुशंसित करेंगे तो हम उसकी पुस्तक छापेंगे, निःशुल्क छापेंगे। और मैंने ये भी कहा कि जो बच्चा, जो युवक मेरी शर्त को मंजूर करेगा उसे मैं देश की 5 महत्वपूर्ण पत्रिकाओं का मेंबरशिप दूंगा, वो भी निःशुल्क। जो भी खर्चा होगा मेरी ओर से रहेगा। तो उसमें 1-2 लोगों ने उत्साह दिखाया और एक ने कहा कि ये योजना मुझे कुछ जम नहीं रही है, मैं क्यों किसी को पढ़ूंगा। उसने कहा मैं क्यों किसी को पढ़ूंगा, अगर मैं पढ़ूंगा तो मेरी मौलिकता प्रभावित हो जाएगी, मैं उनके जैसा लिखने लगूंगा। तो बहुत मुझे हंसी आई। तो ये अगर हमारी नई पीढ़ी की सोच है कि हम किसी को पढ़ेंगे ही नहीं, हम क्यों पढ़ें निराला को, मुक्तिबोध को, क्यों नागार्जुन को पढ़ें, हम तो जो लिख रहे हैं वो वही हमारे लिए हमारा महान साहित्य है। तो मैं नई पीढ़ी से इस मंच से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप ऐसा मत सोचें, आप जो लिख रहे हैं लिखें, अपने आसपास कोई अच्छा लेखक होगा आप उसको दिखाएं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपनी परंपरा को देखें। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें पीछे देखना पड़ेगा। हमारे बहुत बड़े समाजवादी चिंतक हुए हैं, लोहिया जी ने एक बार ये कहा था कि हमें आधुनिक तो बनना है, लेकिन हमें एक आधुनिक बनने के लिए हमें पीछे भी देखना है। तो ये कैसे हो सकता है, पीछे देख के हम कैसे आगे वो आधुनिक बनेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम पीछे देखेंगे तो हमें एक बड़ी गैलेक्सी दिखाई देगी। जैसे कुछ साहित्यकारों के नाम मैंने लिए तो आपको वो सब दिखाई देंगे, आपको स्वामी विवेकानंद दिखाई देंगे, आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र दिखाई देंगे, आपको कबीर दिखाई देंगे। एक बड़ी परंपरा है साहित्य की। अगर हमें आगे बढ़ना है तो उनके साहित्य से हमें गुजरना होगा। अगर हम उनके साहित्य से नहीं गुजरेंगे, अगर हम उनके साहित्य को नहीं पढ़ेंगे तो हम कूप मंडूक हो जाएंगे, यहीं के रह जाएंगे, हमारा परिमार्जन नहीं होगा। अगर आगे बढ़ना है तो मेरा सबसे ये जश्न सभा के आयोजन में शामिल हुए युवकों से, युवतियों से मेरा आग्रह है कि कविता आप लिख रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसमें निखार तभी आएगा जब आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। आपको पता लगना चाहिए कि इसके पहले कितना अच्छा लिखा जा चुका है। तो बंदी कविता नहीं है। तो बंदी, बहुत सारे युवकों को मैं देखा वो तो बंदी करते जाते हैं और सोचते ये कविता है। कविता तो बंदी से आगे की चीज़ है, उसे समझना है तो भारती बंधु जैसे लोग को सुनेंगे तब वो समझ में आएगा। तो मेरा ये छत्तीसगढ़ की प्रतिभाओं से जो प्रश्न किया, बहुत सारे नाम लेना, किसी का नाम ले कि अभी बहुत सारे लड़के लिख रहे हैं तो लगता है जिसकी का नाम छोड़ जाएगा तो उसको लगेगा कि मैं महाकवि हूँ, इन्होंने मेरा नाम नहीं लिया। तो नाम मैं नहीं लिखूँगा। लोग अपनी ओर से आगे बढ़ रहे हैं, अपनी प्रतिभा से आगे बढ़ रहे हैं, उसको सब जान रहे हैं। प्रतिभा की खुशबू अपने आप फैलती है। तो मेरा इस मंच से चूँकि एक अवसर मिला है हमें संवाद करने का, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग पढ़ें और अपनी पीढ़ी, पुरानी पीढ़ी को ज़रूर पढ़ें। अगर जब तक आप नहीं पढ़ेंगे आपका उद्धार नहीं हो सकता। अगर आप पढ़ेंगे, और मैंने जैसे कहा कि अगर आप मुझे दिखा सकते हैं अपने ये आज के दौर के हिसाब से, मैंने कहा कि अगर आप सेल्फी मुझे दिखाइए कि आपके हाथ में आप ले रहे हैं, निराला के साथ आपकी फ़ोटो है, आप कबीर के साथ अपनी एक तस्वीर मुझे दिखाएंगे, कि जिसकी भी तस्वीर मुझे अगर उसकी एक सेल्फी मिलेगी तो मैं उसको कह नहीं सकता कि मैं उससे गोद लूँगा, मैं उसके जीवन को बनाने संवारने की कोशिश करूँगा और ये विश्वास दिलाता हूँ इस मंच से कि उसकी किताब में निःशुल्क छपवाऊँगा। साहित्य जगत में युवा पीढ़ी कैसे आगे बढ़े, इसके लिए आपने बेहद महत्वपूर्ण सुझाव दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी विषय पर आदरणीय भारती बंधु जी भी कुछ कहना चाहते हैं, कुछ प्रकाश डालना चाहते हैं। बहुत कुछ बातें मैं कह चुका हूँ, लेकिन गिरीश भाई ने एक फिक्र दिया अभी, इसको थोड़ा सा इस तरह से कहना चाहूँगा मैं, और प्यार से सुने। ये अहंकार की बात नहीं है, घमंड की बात नहीं है। इसको सुनेंगे प्यार से तो इसका अर्थ आपको बहुत स्पष्ट दिखाई देगा। गिरीश भाई और मैं अक्सर कार्यक्रम में जाते आते रहते हैं। आज से लगभग 20 साल पहले छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग ने एक आयोजन किया था। मैं ये जो युवाओं के लिए कह रहा हूँ वो विशेष करके ध्यान दें इस बात को।
उनमें बहुत हड़बड़ी रहती है। उनको ये इसके माध्यम से एक मैसेज देना चाह रहा हूँ। गिरीश भाई और मैं करके बैठे थे, 3 दिन का समारोह था वो, उसमें बहुत बड़े बड़े लोग आए थे देश के, हबीब साहब थे और तमाम सारे लोग थे। तो गिरीश भाई ने कहा कि चलो भारती भाई, ये रेणुका सहानी और वो सुरभि वाले, क्या नाम उनका, सुरभि एक सीरियल, सिद्धार्थ कांत, वो आए हुए थे। उसमें वो मैंने वो बड़ा उनका ओहदा था, तमाम लोग उनको घेर के फ़ोटो खिंचवा रहे थे। हम आखिरी पंक्ति में बैठे हुए थे तो गिरीश भाई बोले कि चलिए हम भी फ़ोटो खिंचवाते हैं। मैंने कहा कि आज नहीं, कल खिंचवाएंगे और ये बोलेंगे हमको कि चलो आपके साथ फ़ोटो खिंचवाएंगे। तो ये बोलते कैसे बोल रहे हैं? हमने बोला आप रहिएगा। तो दूसरे दिन हमारा कार्यक्रम हुआ, इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ कि हम कार्यक्रम के बाद आकर के गिरीश भाई और हम दोनों साथ बैठ गए। सिद्धार्थ कांत वहाँ से उठ के आए और बोले आपने तो कमाल कर दिया। बोले हम तो समझ ही नहीं रहे थे कि बोले छत्तीसगढ़ में ऐसा भी गाने वाला है क्या किया। बोले चलिए आइए फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो आप ये मान के चलिए, अगर आपके पास 24 कैरेट ऐसा उछलेगा तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। आप ईमानदारी से अपना काम करते जाइए। आप किसी के साथ फोटो खिंचवाएंगे या किसी के साथ ये कर लेंगे तो आपको वो यश नहीं मिलने वाला है। एक परंपरा के संवाहक बैठे हैं यहाँ पे, पूरी दुनिया में एक जो नाम है छत्तीसगढ़ का, चक्रधर महाराजा के, उस परंपरा के संवाहक यहाँ पर बैठे हैं। जरा खड़े होकर के अभिवादन दीजिए। बासंती और ये हमारे वैष्णव भाई, ये इस परंपरा के संवाहक हैं। अब कोई इनको नहीं जाने तो उसका दुर्भाग्य है। ये थोड़े ढोल पीटते फिरेंगे कि मैं उसका संवाहक हूं, मैं उसका संवाहक। आप काम करिए, खत्म। इतने अच्छे यहाँ पे वो जो अभी लड़के लोग क्या बोल रहे हैं भाई, क्या ऊर्जा है, क्या गजब की उनकी लेखनी है। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं ये भूमिका बनाया कि जो काम संस्कृति विभाग को आज 20 साल से करना चाहिए था, छत्तीसगढ़ शासन को करना चाहिए था, वो काम साईनाथ फाउंडेशन और मेरा बच्चा आशीष सिंघानिया कर रहा है। ऐसे प्रतिभाओं को उभारा है। मैं फर्स्ट सीजन में भी था, सेकंड सीजन में भी हूँ। ऐसे नगीने तैयार कर रहा है और उसको सिर्फ यहीं तक नहीं, उसको प्रचारित प्रसारित कर रहा है। ये बाजार की दुनिया है, इतने लोगों तक पहुंचा रहा है कि आप यकीन नहीं करेंगे। मैं दिल की गहराई से, मैं अपनी तरफ से, गिरीश भाई की तरफ से, ये पूरे मंच को, इसके पीछे जितनी भी सेना है, उस सबको दिल की गहराई से बधाई देना चाहूँगा। बहुत आशीर्वाद देना चाहूँगा कि परमात्मा इनको खूब नेकी अता करे, खूब नेकी अता करे, खूब नेकी अता करे अपने लिए। अच्छा, और एक बात कहूँ मैं, आशीष खुद बहुत अच्छा शायर है, बहुत अच्छा शायर है। जो हम पेशा होते हैं एक दूसरे को मौका नहीं देते हैं, लेकिन उसके दिल को देखिए, उसकी विशालता को देखिए, उसकी विराटता को देखिए कि एक आशीष ने कई आशीष तैयार कर दिया, आशाओं के समंदर तैयार कर दिया। तो ऐसे योद्धा को, ऐसे निर्माता को, ऐसे क्रिएटर को आप एक बार फिर से जोरदार ताली के साथ अभिनंदन करें। इस बीच में मेरे बात से अगर किसी को कोई भी चीज़ का लेश मात्र भी कोई बुरा लगा हो, कोई आपको मेरी बात से कोई तकलीफ पहुंची हो, तो मैं करवत प्रार्थना करके क्षमा याचना करता हूँ। साहेबन की साहेब, नमस्कार। निश्चित ही साईनाथ फाउंडेशन की यह पहल जश्न जवाब फेस्टिवल डायरेक्टर आशीष सिंघानिया जी और उनकी पूरी टीम बधाई की पात्र है। एक बार जोरदार तालियां उस मेहनती टीम के लिए जिन्होंने इस आयोजन को तैयार किया, समा बांधा और साहित्य, कला, संगीत और संस्कृति का यहाँ एक अनूठा कार्यक्रम तैयार किया।
मैं आदरणीय भारती बंधु जी से इसी तारतम्य में एक विषय पर जानकारी चाहता हूं। सर, 1972 में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ने एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें देश में विदेश में जितने भी बड़े बड़े थिंकर हुए, थॉमस हॉब्स हुए, जॉन लॉक हुए, रूसो हुए, जिन्होंने वर्ल्ड वार के समय भी लिखा, बहुत सारे थिंकर फिलोसफर ऐसे हुए जो आए, जिन्होंने लिखा और वो विलुप्त हो गए, उन्हें कोई पढ़ता नहीं, समझना नहीं चाहता। लेकिन कबीर एक ऐसे थिंकर है जो हजारों वर्ष हो गए लेकिन आज भी उनके विचार प्रासंगिक हैं। मतलब 1000 साल पहले भी जो शोध होते थे उस पर कबीर के विचारों का उल्लेख होता था, और अभी भी जो शोध होते हैं, जो बड़े बड़े रिसर्च होते हैं, चाहे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो, जर्नल ऑफ पीजेंट पॉलिसी हो, उसमें यह बात स्थापित होती है कि आने वाले 1000 वर्ष बाद भी जो शोध होगा उसमें कबीर के विचार प्रासंगिक रहेंगे। क्या इसका कारण है? देखिए, कबीर साहब को 623 साल हो चुके हैं दुनिया में। दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कहीं पीएचडी होती है तो पहले कबीर पर होती है और दूसरा शेक्सपियर पर, पूरी दुनिया में। अब एक देखिए, एक इसमें ज़रा सा समझने वाली बात है। एक पढ़ा लिखा आदमी शेक्सपियर और एक मसी कागज छुयो नहीं कलम गयो नहीं हाथ। आप सोच लिए, उसका एक उदाहरण मैं बैठा हूं, जिसने कागज कलम छुआ नहीं है उस शख्स की एक एक साखी पर डिलीट और पीएचडी मिल रही है। उसका एक उदाहरण मैं हूं कि मैं भी डॉक्टरेट हूं, मुझे भी डिलीट मिली है। 2015 में हमारे पूरे विश्व के सबसे नामी यूनिवर्सिटी खैरागढ़ विश्वविद्यालय ने मुझे डिलीट दिया। कबीर असल में लाग लपेट नहीं है, कबीर खुली किताब है। उसमें लिखा था, उसने कहा था ये नहीं, जो देखा वही कह दिया, जो देखा वही कह दिया। अब देखिए, एक बिल्कुल प्रैक्टिकल एक साखी में सुना रहा हूँ। उसको सुनाने के पहले आपको उसकी एक थोड़ा सा बताना चाहूँगा। कुछ महिलाएं आपस में बात कर रही थी। जब महिलाएं 1 से 2 हो जाएं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती उनको बात करने में। तो वहाँ तो कुछ महिलाएं थी, 2 से 3 भी थी। कोई बोले मेरे साड़ी बहुत अच्छे हैं, कोई मेरे जेवरात बहुत अच्छे हैं, मेरे कोई फलाना, कोई अमका ढमका। एक लड़की जो थी उसमें वो कह रही थी, अरे तुम्हारा सब बेकार है, मेरे नाक की नथनी सबसे कीमती है, मेरे साहब ने विदेश से लेके आया है, सोने का बना है, हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं। कबीर साहब खड़े होकर सुन रहे थे। तो कहा कि अगर आप लोग की खत्म हो गई तो मैं कुछ कहूं। कबीर साहब क्या कहने, देखिए। नथनी दीन ही यार ने सुमिरत बारंबार, पाठक जी बड़ा ध्यान से सुनिएगा। नथनी दीन ही यार ने सुमिरत बारंबार, और नाक दियो करतार ने ताही दियो विसार। अब मुझे बताइए इसमें क्या लाग लपेट कर सकते हैं आप? कबीर साहब ने जो देखा वो कह दिया, अलग से कुछ नहीं। आज वेद की कोई ऋचा, कोई कुछ किसी को याद है कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन सुदूर गांव में भी एक मजदूर भी कबीर साहब के एक दोहा, एक साखी कह देगा, क्योंकि वो लोगों की जबान है, वो लोक की भाषा है। वो उन्होंने अपना कुछ नहीं कहा। अब दुआ जी से सुना, तिवारी जी से सुना, जो भाषा सुनी वही कह दिया। उन्होंने कुछ अलग कुछ नहीं किया, नाक लपेट नहीं किया, जो देखा वो कह दिया है। आज इसलिए कबीर प्रासंगिक है। कबीर ने न जाति को देखा, न कल्ट को देखा, न क्लास को देखा, न किसी को नहीं देखा। वो केवल और केवल मानवता की बात की है, केवल और केवल इंसानियत की बात की है। न उन्होंने हिंदू के लिए कहा, न मुसलमान के लिए कहा, केवल उन्होंने इंसानियत के लिए कहा है। तो साहब कहते हैं कि आप सदा फल आपे नींबू, आपे मुसलमान आपे हिंदू। आप सदा फल आपे नींबू, आपे मुसलमान आपे हिंदू,
आपे लोटा आपे थारी आपे पुरुषा आपे नारी, आप मच्छ कछ आपे जाल, आप मच्छ कछ आपे जाल, आपे ढीवर आपे कान। ये किसी को संबोधित नहीं किया, हे परमात्मा हम इस सब में विराजमान होने वाले तुम हो। तो जो और उनकी भाषा सहज भाषा, काशी के रहने वाले थे तो वो पूर्वी बोलते थे, लेकिन कालांतर में वो उनकी भाषा इतनी सारी चीज़ों से मिलते गई कि विद्वानों ने उसको सदोकड़ी भाषा कह दिया। एक साधु हमारे बीच में आ गया है, मेरा बेटा आशीष के लिए जोरदार ताली बजाएंगे, क्योंकि ये काम मुश्किल काम है, ये नहीं कर सकता कोई आदमी। जब तक कि इनके पीछे भरत जैसा लोग, मनोज जैसे लोग और इसके पूरी सेना जैसे लोग नहीं रहेंगे, तब तक ये हमारे यहाँ एक कहावत है साहब, कलाकार के जोरई और मेचका के तौलाई। मेंढक को आप तौल सकते हो क्या? एक को रखो दूसरा फुदुक से ऐसे चले जाएंगे ऐसे। तो ये काम आपने किया है। कबीर साहब आज प्रासंगिक होने के पीछे सिर्फ और सिर्फ कारण ये उनकी सहजता, उनकी सरलता, उनकी भाषा की मतलब हर किसी को लगता है कि मेरे लिए कहा है, आपको लगता है मेरे लिए कहा है, आपको लगता है मेरे लिए कहा है, आपको लगता है मेरे लिए कहा है। यही उनकी प्रासंगिकता है। और दुनिया जब तक रहेगी, हिंदी साहित्य जब तक रहेगा, तब तक कबीर जिंदा रहेंगे। कबीर साहब हिंदी साहित्य के मेरुदंड है, मेरा ऐसा अपना ख्याल है। शायद इससे आगे कोई और कुछ कहे, साहेबंदी साहिब। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो आपने बात की, ये हिंदी को जो संस्कार पारक जो मिले हैं वो कबीर से ही, और वो परंपरा, कबीर की परंपरा ही साहित्य की दरअसल परंपरा है। तो कबीर के भी तो हम लोग, मैं भले वैसा नहीं हूँ, जाता हूँ कार्यक्रम तो बोलता हूँ मैं कबीर पंथी हूँ। तो कबीर की हमारे पुरखे हैं, हमने जो कुछ भी लिया है, जो कुछ भी हम लिख रहे हैं आज, तो कबीर पहले लिख गए हैं, लेकिन कबीर की चीज़ों को हम अपने तरीके से आधुनिक संदर्भ में पेश करने की कोशिश करते हैं। तो कबीर को पढ़ना दरअसल साहित्य के परिमार्जन के साथ जीना है। अगर हम लिख रहे हैं और हमने कबीर को नहीं पढ़ा, तो मुझे लगता है कि साहित्य की हमारी यात्रा एकदम अधूरी है। इसलिए आज से हम ये कार्यक्रम खत्म होने के बाद जाएँ और कबीर को पढ़ने की कोशिश करें। हम गूगल में, आजकल हमारा गूगल बाबा सब कुछ बता देता है, तो गूगल में हम कबीर को देखेंगे तो बहुत सारे कविता कोश में उनकी कविताएँ हैं, अलग अलग लोगों ने उनकी कविताएँ प्रस्तुत की, और कबीर की व्याख्या भी बहुत सारी है। तो हम अगर कबीर को पढ़ेंगे, कबीर की व्याख्या देखेंगे, तो निसंदेह हमारी लेखनी में वो निखार आएगा। हम कबीर की नकल नहीं करेंगे, कबीर हमारी आत्मा में बस जाएगा, और हम जो भी लिखेंगे वो कबीर की परंपरा का लेखन होगा। और वो ज़रूरी है इस समय, अगर हमें एक महान भारत बनाना है, एक महान सांस्कृतिक बोध से हमें संपृक्त होना है, तो कबीर के साथ जुड़ना होगा, और कबीर को पढ़ना होगा। कबीर को न केवल पढ़ें वरन जिए। इसीलिए मैंने भारतीय बंधु के लिए आशीष 4 लाइन मैंने लिखी, एकदम याद आ रही है कि महलों में भी रहे फकीर की तरह, महलों में भी रहे फकीर की तरह, और ज़िंदगी को जी रहे कबीर की तरह। तो हमें महलों में भी रहना है, लेकिन हमारे मन में एक कबीर जिंदा रहे, और उसकी झलक में आशीष में भी देखता हूँ, जिसे माँ सरस्वती और लक्ष्मी दोनों का वरदान मिला होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। कबीर साहब के विचारों की प्रासंगिकता, या फिर छत्तीसगढ़ के साहित्य के राष्ट्रीय पटल पर जो आज स्थान है, यह विषय अपने आप में इतना गहरा है कि इस पर जितनी चर्चा की जाए कम है। लेकिन आयोजन समिति समय सीमा से बंधी हुई है, और इसी के साथ एक अंतिम सवाल आप दोनों महानुभावों से, जो इस विषय से इतर आप दोनों देश विदेश में विभिन्न साहित्य महोत्सव में शिरकत करते हैं। छत्तीसगढ़ में एक अनूठा प्रयास किया गया जश्न जबा का, जिसका एडिशन 1 में आप दोनों मार्गदर्शक रहे। आप दोनों इसकी धुरी है, आप दोनों छत्तीसगढ़ की वो अनमोल धरोहर है जिनके मार्गदर्शन में आयोजन की शुरुआत होती है और एक सफल अंजाम तक पहुंचती है। तो एडिशन 1 देखा आप लोगों ने, एडिशन 2 का आज अंतिम दिन है।
क्या कुछ हुआ और कितना बेहतर किया जा सकता है आने वाले समय में, युवा पीढ़ी को कैसे जोड़ा जा क्या सकता है बात है, और बहुत कितनी अच्छा, संभावनाएं बहुत हैं, अच्छा। इस पर आप दोनों अपने विचार दें। मैं तो कहूँगा, मुझे कबीर को गाते गाते मेरी ज़बान तल्ख हो गई है, तो हो सकता है मेरी बात को कोई अच्छा समझे ना समझे। मैं अभी कुछ मिनट पहले बोला था, उसको फिर दोहरा रहा हूँ। 20 साल से 2000 से अभी तक हमारे राज्य को बंद करके इतना समृद्ध, इतना बड़ा साहित्य संस्कृति का आयोजन सरकार भी नहीं कर पाई है। क्योंकि मैं तो छत्तीसगढ़िया हूँ, रायपुर से रहता हूँ, तो मुझे अच्छी तरह मालूम है। मैं एक पर मैं सरकार के विरोधी हो जाता हूँ। मैं कितने बार बोले हों कि एक स्तरीय आयोजन होना चाहिए और देश विदेश में एक संदेश जाना चाहिए। आप 4 जन अपन अपन पसंद के मक्खेला बना ले हो और हाँ चलो हो गए, बहुत बहुत अच्छा है, चलो भोजन प्रसादी लो, ये लिफाफा लो, चलते बनाओ, ये संस्कृति नहीं है। आचार्य विनोबा जी कहते हैं, भूख लगे तो खाना प्रकृति है, अधिक खाना विकृति है, और नहीं खा के अतिथि को खिलाना संस्कृति है। ये इतना जो ये लड़का कर रहा है, इसको हमारे देश के बहुत बड़े लेखक गुलजार साहब का वरद हस्त है। ये क्यों अपने लिए नहीं करेगा? क्यों इनके पीछे भाग रहा है? जश्न ज़बां से नामक एक जो खेती है, इससे जो पौधे उग रहे हैं, ये सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरी दुनिया में नाम रोशन करेंगे, ये मेरी दुआ है। क्योंकि दुआ ऐसे नहीं मिलता बेटा, भरेगा पेट तो दिल से तुझे दुआ देगा, फकीर इसके सिवा और तुझको क्या देगा? हम लोग फकीर लोग, हम लोग दुआ देते हैं। ये अरब साउंड वाले के लिए जोरदार ताली बजाइए, ये बहुत पुराना साथी है हमारा, बहुत 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 बहुत। तो मैं एक बात फिर से कहूँगा कि जो काम सरकार को करनी थी वो काम साईनाथ फाउंडेशन आशीष कर रहा है। इसको दिल से आशीर्वाद दीजिए, दुआएं दीजिए, इसके लिए ज़ोरदार ताली बजाइए। और मुझे लगता है कि मेरी टिकट बुक हो गई है इंदौर में जनवरी लास्ट में एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है। अभी 2 सीजन हमने अपने प्रदेश में किया है, अब हम प्रदेश की सीमा को लांघ करके मध्य प्रदेश जा रहे हैं, और वहीं से नहीं, मैं यहाँ से घोषणा कर रहा हूँ कि उसके बाद या तो हम दिल्ली में करेंगे या तो मुंबई में करेंगे, और बहुत बड़ा आयोजन करेंगे, बहुत बड़ा। रायपुर के जो एयरपोर्ट में उस दिन की फ्लाइट सारे अपने लोगों के लिए बुक रहेगी। साहेब बंदगी साहेब, नमस्कार, वंदे मातरम। आदरणीय गिरीश पंकज, आपने जो बात की बहुत अच्छी बात है और मेरे मन की बात है। मैं वर्षों से सोचा करता था कि साहित्य की दुनिया में एकदम हम पता लगा कि आयोजन इस तरह से बेचारे कर पाते हैं साहित्यकार कि कोई जैन धर्मशाला खोज आए हैं या कोई अग्रवाल धर्मशाला खोज रहे हैं, बहुत सस्ता सुंदर टिकाऊ कोई आयोजन हो जाए। लेकिन आशीष सिंघानिया के उदय के बाद ये मिथक टूटा है। अब पंचतारा होटलों में भी साहित्य सज सकता है। फर्स्ट सीजन रायपुर में हुआ तो मैं देख के चकाचौंध हो गई। यहाँ पर भी जो प्रेजेंटेशन है तो आशीष ने बता दिया कि साहित्य को हम बाजार में भी ला सकते हैं, बाजार की जरूरत साहित्य को हम बना सकते हैं। लेकिन आशीष ने इस बात का भी ख्याल रखा है कि हम साहित्य को बाजारों नहीं बनाएंगे। बाजार की तो जरूरत है साहित्य को, लेकिन साहित्य बाजारों नहीं बनेगा। आज जो कविताएं मैंने यहाँ पर सुनी, राष्ट्रवादी तेवर की कविताएं, समाज के नवजागरण की कविताएं, सामाजिक मूल्यों की कविताएं, रायपुर में भी वही था। तो मुझे लगता है कि श्रीनाथ फाउंडेशन आने वाले समय में साहित्य की एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहा है
जो सही मायने में कबीर की परंपरा की पीढ़ी होगी और साहित्य का पुनर्निर्माण करने का काम श्रीनाथ फाउंडेशन और जश्न ज़बा जैसे आयोजन के माध्यम से हो रहा है। और मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं जब आशीष को देखता हूं, पारक को देखता हूं, कि पूरी जो टीम है, मैं बहुतों के नाम नहीं जानता लेकिन उन्हें मैं चेहरे से बहुत अच्छे से जानता हूं। कुछ मित्र मेरे फेसबुक से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग मेरे फ़ोन से जुड़े हुए हैं, उनसे बातें भी होती हैं। तो ये मैं बहुत गर्व होता है कि जो मैं सोचा करता था कि साहित्य की नई पीढ़ी छत्तीसगढ़ में विकसित हो, पुष्पित पल्लवित हो, उसे मैं देख रहा हूँ कि आशीष सिंघानिया और उनकी पूरी टीम, पीछे लोग खड़े हैं, बहुत से चेहरे मैं बहुत अच्छे जानता हूँ, नाम अब लगातार मुलाकात होगी तो नामों से भी उनको मैं जान जाऊँगा। तो मैं गर्व के साथ अनुभूति करता हूँ। और मैं आशीष तो उनके माता पिता ने नाम ही रख दिया है, उस लड़के का नाम ही आशीष रख दिया है, तो जो भी बोलेगा उसे आशीष देगा। तो मैं अतिरिक्त आशीष देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वे इसी तरह से पुष्पित पल्लवित होते रहें, साहित्य का पुनर्निर्माण करें। जैसे हमारे मित्र भारती मधु ने कहा है कि रायपुर के बाद इंदौर जा रहा है और निसंदेह मुझे लगता है देश की राजधानी में तीसरा जो पड़ाव होगा उसमें छत्तीसगढ़ का टंका बजेगा और तीसरा आयोजन श्रीनाथ फाउंडेशन का दिल्ली में होगा या कहीं भी हो। और ये सिलसिला अब निरंतर चल रहा है। तो बहुत बहुत इस पूरे आयोजन के लिए साधुवाद में देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ आशीष को। इसी तरह आप आगे बढ़े और आपकी पूरी टीम। और मैं देख रहा हूँ कि कोई किसी का कुर्सी नहीं मिली है तो वो नीचे भी बैठ जा रहे हैं। तो ये जो समर्पण का भाव है यही हमें मांझता है, हमें आगे बढ़ाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। गिरीश भाई बोल रहे थे कि कोई नीचे भी बैठ जाता है, तो सिर्फ इतना ही कह दूं मैं, आशीष के टीम में कोई 12 पास नहीं है, सारे के सारे लिटरेट लोग हैं, हायर एजुकेटेड लोग हैं। और वो कभी ये नहीं देखता है कि मैं मिनिस्टर का पीए हूँ या मैं क्या हूँ, वो मेरे को आप बताइए, वो ज़मीन में बैठ जाता है वो। और वो जानते कौन है, वो एक सेंट्रल मिनिस्टर का पीए है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई फलाना है, कोई ढकाना है, कोई बिजनेसमैन है। तो ये जो अना का चादर है ना, जब तक नहीं हटाओगे तब तक के ये कामयाबी नहीं मिलती। तकब्बुर इजाजिल राखार किर्द अब बजिंदाने लानत गिरफ्तार कर। ये मोहब्बत की बातें हैं साहब, या तो वो जाने या मैं जाने। अब जब तक कि ये दो ही रहेगी ना तब तक की बात नहीं बनेगी। केवल आखिरी जुमला कहना चाहूँ, जुमला नहीं बोलना चाहिए नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए भाई, मैं न इधर का हूँ न इधर का हूँ, मैं कबीर का हूँ। मैं मोहब्बत की बात करता हूँ, प्रेम की बात करता हूँ और उसी को जीता हूँ मैं। कोई भी रस्म मोहब्बत का निभा कर देखो, कोई भी रस्म मोहब्बत का निभा कर देखो, राह में दीप मोहब्बत का। कोई भी रस्म मोहब्बत का निभा कर देखो, राह में दीप मोहब्बत का जला कर देखो। और कितना सुख मिलता है मालूम नहीं तुमको, कितना सुख मिलता है मालूम नहीं तुमको, कितना सुख मिलता है मालूम नहीं तुमको। कभी अपने दुश्मन को भी गले से लगा कर देखो। आदरणीय पद्मश्री भारती बंधु जी, आदरणीय गिरीश पंकज जी, आप लोगों ने बेहद महत्वपूर्ण समय निकालकर रायपुर से चलकर आप बिलासपुर आए। और यह सौभाग्य है हमारे यहाँ पर उपस्थित सभी श्रोताओं का, जश्न ज़बा टीम का, आयोजन समिति का, कि आप लोगों का सानिध्य मिला, आप लोगों का कीमती समय मिला। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली हमारे मुख्य अतिथि के लिए। और इसी के साथ इस परिचर्चा का समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।